अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अलीमा खान ने कहा है कि हमें बताएं क्या मसला है, हमारे भाई ने आपको क्या कहा है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। आप पीछे ना बैठें, सामने आकर बैठें। हम तैयार हैं, कुछ लोग कुछ दो के लिए भी तैयार हैं। अलीमा खान की इन बातों को अगर बानी पीटीआई की ऐसी बातों से ही तकाबुल किया जाए जो अलीमा खान इमरान खान से मंसूब करती आई हैं, या इमरान खान के एक्स पैगामात और सहाफ़ियों से बातचीत को देखा जाए, तो अलीमा खान का आज का बयान बहुत कुछ ऐसा कह रहा है जो इससे पहले कम अज़ कम यूँ कैमरे के सामने नहीं कहा गया या नहीं मुतालिबा किया गया। जहाँ तक अलीमा खान के सवाल का ताल्लुक़ है कि उनके भाई ने क्या किया है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। इमरान खान ने अप्रैल 2022 से मई 2025 तक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ मुतअद्दिद सख्त और तल्ख बयानात दिए। गद्दारों से तशबीह दी गई, डबल गेम की बात की गई, एक्सटेंशन को गलती करार देकर फिर एक्सटेंशन के मुतालबे किए गए। मुल्क की तारीख में पहली बार लॉन्ग मार्च और दूसरी साजिशों के जरिए एक आला तायुनाती पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान में अगर किसी लीडर ने फौज में तकसीम डालने की मुनज़्ज़म कोशिश की तो ये इमरान खान थे। 9 मई 2023 को यह साजिश बेनकाब हुई। ये कहा जाता रहा कि एक शख्स मुल्क में सब फैसले कर रहा है, आइन और कानून के खिलाफ बादशाहत की तरह हुक्मरानी की जा रही है। सियासी इंजीनियरिंग, इंतकामी कार्रवाइयों की बात की गई, असल फैसले कहीं और होने की बात की गई। ऐसा झूठा बयानिया देने की कोशिश की गई कि मुल्क आइन, इंसाफ और जमहूरियत के तहत चल ही नहीं रहा। हैरत है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अलीमा खान सादगी में ये सवाल पूछती हैं कि उनके भाई ने किया क्या है। अलीमा खान की इन बातों से कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या एक्स पैगामात, पार्टी रहनुमाओं, वकला, बराह रास्त खतूत और बार बार मुतालबात करने के बावजूद भी जब कोई उम्मीद बर नहीं आ रही, तो क्या अब इमरान खान सरेआम सियासी सरेंडर करने जा रहे हैं? कुछ लोग कुछ दो की बात करके अलीमा खान कहना क्या चाह रही हैं? क्योंकि आज पूरे मारूज में उनके भाई के पास देने के लिए है ही क्या? मुल्क का पूरा सियासी, माशी, आइनी, कानूनी और समाजी निज़ाम उनके भाई की किसी भी तरह की इनपुट के बगैर भी चल रहा है। क्या इमरान खान का ये गुमान टूट गया कि इदारे उनके दबाव में आकर उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या अलीमा खान का ये बयानिया हकीकत से लाइल्मी है या एक मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली का हिस्सा? अगर अलीमा खान को इल्म है कि इमरान खान क्या कुछ करते रहे हैं, तो क्या वह दुरुस्त तनाजुर में बात कर रही हैं या उनकी बातें सिर्फ सियासी तासुर कायम करने के लिए है? क्या इमरान खान के बयानात और उनकी बहन के दावे एक दूसरे की नफी नहीं करते? अगर हाँ, तो तहरीक इंसाफ का असल बयानिया क्या है? दूसरों पर विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम लगाने वाले बहन भाई क्या खुद तो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार। अलीमा खान, 3 साल पुलों से बहुत सा पानी बह गया, इमरान खान के पास अब देने के लिए है ही क्या? हसन निसार साहब, ये जो आज गुफ्तगू की है अलीमा बीबी ने कि लेन देन करने को भी तैयार हैं और हमारे भाई ने कहा ही क्या, 3 साल पुराना मामला, क्या दुरुस्त तनाजुर में चीज़ों को रख रही हैं और देने के लिए इमरान खान के पास है क्या आज? वैसे सुभान अल्लाह, आपका भी जवाब नहीं और आपके सवाल का भी जवाब नहीं। पाकिस्तानी सियासत को देखने का ये तरीका मेरी अकल से बहुत आगे का काम है। आई एम टू हम्बल टू आंसर योर क्वेश्चन। जरदारी ने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कॉलम लिखा था उस वक्त कि ईंट पे ईंट रखो। ईंट से ईंट बजाने का रवैया ठीक नहीं इस मुल्क के लिए, पुरानी बात है। सबसे बड़े अखबार में वो कॉलम उस वक्त भी शाया हुआ था। आगे, वोट को इज्जत दो, इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह भाई। अच्छा, अब आयशा, पुलों के नीचे से तो भुट्टो का खून भी बह गया था। नतीजा क्या है? उसकी बेटी 2 बार वजीर आजम रह के मनसबे शहादत पे फाइज हुई। दामाद दूसरी बार सदर मुमलिकत है। सिंध पे कब्जा मसलसल है। नवासा नवासियां असेंबलियों में हैं। इस सूरत हाल में आपका ये सवाल बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। और आखिरी बात सुन लें, मैं कह चुका हूं पहले भी, मुझे कुछ लोगों ने ये बताया है कि इमरान खान के बेटों को टॉप के उर्दू ट्यूटर्स रख के दिए गए हैं। अब दोनों को या एक को, मैंने पूछा भी नहीं, सच्ची बात है। उस वक्त आई वाज इन अ फंक्शन, तो मैंने सुन लिया, मेरे दिमाग में भी रहा ना, मुझे बंदा याद ना फलाना। एक बात हुई, इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसने को मुझे नहीं कोई इंफॉर्मेशन दी। सो
इस सवाल का मेरे नज़दीक भाई इतना ही जवाब काफ़ी है। जिनको इशारे समझ आते होंगे वो समझ गए होंगे। लेकिन हसन साहब, मेरा फिर भी सवाल है, बुढ़ापे में वजीर आजम बने शख्स ने मुल्क के माशी, अस्करी और सियासी निज़ाम को भरपूर चोक करने की कोशिश की है पिछले 3 साल में, मगर नाकाम रहे। आज वो निज़ाम को क्या ऑफर कर सकते हैं? उनकी बहन गिव एंड टेक की बात कर रही हैं। अच्छा, ये भी अगेन एक फजूल सी बात है। नेल्सन मंडेला कितनी देर रहा, उसने भी दिन पाकिस्तान की सियासत के सर मैं तो यही कह रही हूँ, वो बाहर आने के लिए गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, क्या ऑफर करेंगे, क्या है उनके पास देने को? भाई वो देने के लिए उसके पास स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में जो शख्स मुल्क का माशी निजाम चोक करने की बातें कर रहा था, सर क्या विजन होगा उसके पास? ओ यार निजाम, ओ वो छोड़ दो ना सर, तो भुगता ना, जिसने जो बोला की बात की थी आसिफ जरदारी ने, वो नहीं सुना। पाकिस्तान में देखो, बात सुनो, हमारे सियासतदान इसी तरह के हैं, ये स्टेट ऐसी ही है। Anybody can get away with anything, वो नॉर्मल है। ठीक है, कल कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हाँ तो यही तो बात मैं कह रही हूँ। जापान जिसको बर्बाद करके रख दिया था एटम बॉम्ब्स ने, वो आज सीधा पुत्र है अमेरिका का। हम सियासत तो खत्म होने की बात भी नहीं कर रहे ना, हम तो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं कि वहाँ गिव एंड टेक की। चलें ठीक है। इफ्तिखार साहब, एक तरफ इमरान खान साहब के बयानात हैं, दूसरी तरफ अलीमा बीबी के दावे हैं या आज के मुतालिबात सामने रख लिए जाएं। आपके ख्याल में वो एक दूसरे की नफी करते हैं दोनों की गुफ्तगू या नहीं? अगर नफी है तो क्या वो सियासी सरेंडर के लिए तैयार है? यहाँ पे मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देने वाले भी वापस सियासत में आ गए। उन्होंने एक दफ़ा ही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि उसको तसलसल से कहते रहे, हर वक्त कहते रहे, हर वक्त ये कहते रहे कि मुझसे ज़्यादती अगर हुई तो मैं ये करूँगा। ऐसा तो नहीं होता। बाज़ कात एक स्टेटमेंट को हम पूरे के पूरे उसकी सारी की सारी सियासत के ऊपर ठोस देते हैं, जिस तरह इधर तुम और इधर हम का फिक्रा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, सर वो गलत कोट हुआ है, उसकी तो बाद में वो भी हो गई जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सारी सियासत के ऊपर छा गया। इस शख्स ने तो क्या नहीं कहा। IMF को किसने कहा खत लिखो, किसने कहा अपना जाके मुजाहरा करो IMF के दफ्तर के बाहर, किसने अपने 2 सूबाई वज़ीरा को कहा कि खत लिखो तुम भी IMF को कि तुम्हारे सूबे IMF के मुआहदे को नहीं मानेंगे, किसने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ, अगर मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर ऐसा ही होगा जो हुआ है। किसको 3 दफ़ा कहा गया अदालतों ने, वो अदालतें जो उसके साथ थी उसके लिए हमदर्दी रखती थी, उन्होंने कहा कि आप अपने रवैये पे ज़रा माजरत कर लें। उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कहा कि माजरत करूं। तो सवाल है कि ये एक ईंट से ईंट बजाने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा नहीं कहा कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो एक स्लोगन है। इट इज़ नॉट ए नेगेटिव स्लोगन, बट ईंट से ईंट बजाने वाला भी नेगेटिव उस लिहाज से नहीं था। उन्होंने कहा था इट वॉज पोलिटिकल वर्सेज नॉन पोलिटिकल फोर्सेस की बात की गई थी। अब सवाल ये है, इतना कुछ करने के बावजूद 2 असेंबलियाँ तोड़वा दी बैठे बैठे, कितनी तकारीर की अपना जब असेंबली से फारग हुए, और किसको क्या नहीं कहा, कैसे कैसे नाम दिए, ये हद होती है चीज़ों की। अपने आप को अक्ले कुल समझ लेना। आवाम उसके साथ थे और सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं हो पता कि सपोर्टर्स की बुनियाद पर आप फौजी छावनियों पर हमला कर दें। क्या ये इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ये जो हरकत थी ये फौज के अंदर एक खरीद पैदा करने की कोशिश थी? ये सबसे बड़ी गलती थी। तो अब क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया? और उसकी बहन का ये सवाल कि मुझे बताया जाए कि हमने क्या किया है। आपने हर वो कोशिश की जिससे पाकिस्तान को नुकसान। ये किसने कहा कि पाकिस्तान के 3 सूबे होंगे? किसने कहा कि पाकिस्तान का हशर जो है वो मशरकी पाकिस्तान जैसा होगा? ये किसने कहा कि मुझको मुजीबुर रहमान की तरह मत बनाया जाए? हमने कहा। खुदा का खौफ करे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कुछ लोग कुछ जो के लिए अगर पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है, वो क्या है देने के लिए उनके पास? ये है कि अपनी सियासत वो करें जो अवाम से मुतल्लिक हो। धमकी की सियासत मत करें, ब्लैकमेलिंग की सियासत मत करें, अपनी ताकत के इजहार को धरने में मत कन्वर्ट करें, उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को जो इश्यूज हैं उनका हल दे, रोटी के लिए बात करें, तालीम की बेहतरी के लिए बात करें, लोगों को इंसाफ के लिए बेहतरी की बात करें, उसके लिए कोई फलसफा दे, उसके लिए कोई प्रोग्राम दे, उस प्रोग्राम को प्रीच करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ये सवाल में हैरान रह गया कि अलीमा खान साहबा का सवाल बहुत ही भोलपन का सवाल लगता है।
बड़ा ऐसा सवाल लगता है जैसे शायद उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, एक तरफ इमरान खान के बयानात हैं, दूसरी तरफ अलीमा खान के दावे हैं, एक दूसरे की नफी है, कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। आपके ख्याल में अगर वाकई कॉन्ट्रडिक्शन है तो असल बयानिया क्या है? क्या वो वाकई नहीं जानती कि उनके भाई क्या कहते और करते रहे हैं? आयशा, असल बयानिया हसन निसार साहब ने जो कहा और फिर उसके बाद इफ्तिखार साहब ने जो जवाब दिया, ये दोनों ये बयानिया है असल बयानिया। और ये इतने अफसोस का मकाम है कि दोनों की बातें बड़ी हद तक और बहुत हद तक दुरुस्त। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अब इससे चंद लोगों को सबक सीखना है। पहली बात, क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना सबक सीखेगी और इस हाइब्रिड निज़ाम से निज़ाम बेहतरी की तरफ, आगे की तरफ जाने की परमिशन देगी और ये ऐसे हालात को होने देगी या बनने देगी कि इससे हालात बेहतरी की तरफ जाए? मेरा ख्याल है ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि हमने जो धक्का खाया है अभी इस जंग के अंदर, और हमने देखा है कि कितना ज़रूरी था कि हम सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए इंडिया के साथ। जब हमारा जंग, हमें छोटा सा ये मार्का हुआ, तो उसके बाद हमें पता लग जाना चाहिए इस दफा वी वर लकी, हम खुशकिस्मत थे। खुदा न खास्ता ये तफरीक और ये तकसीम अगर बढ़ती जाती है और काबू में नहीं आती, तो फिर ये मुल्क किस काबिल होगा कि अपने जो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। तो मुझे तो यूं लगता है कि सबक सीखने के लिए सबके पास बहुत ज्यादा है। बयानिए वो नहीं है जो कि इमरान खान, अलीमा खान या उनके मुखालिफ बता रहे हैं। बयानिए वो हैं जो कि इन दोनों ने जो इस तरीके से बयान किया। ये पाकिस्तान की असल हकीकत और पाकिस्तान का, जिसपे पाकिस्तान कहते हैं नज़ा का एक सिचुएशन है। अगर हम इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो आज तो हालात अच्छे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि आइंदा जाके हालात इतने अच्छे ना रहे। देखिए, बुनियादी तौर पे क्या है, इमरान खान का सवाल आपका ये था कि कुछ लोग कुछ तो क्या हो सकता है। ये सबसे पहले सियासत के अंदर, हमारी सियासत के अंदर, हमारी जो पाकिस्तान की सियासत की तारीख जो है, उसमें जो ढील भी मौजूद है, उस ढील को कब डील में कन्वर्ट करना है, ये आर्ट ऑफ द पॉसिबल होता है हमारी सियासत के अंदर। गलत चीज है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सियासत हमारी ऐसी ही है कि ढील को कब डील में कन्वर्ट करना है, उस मौके को पहचानना, ये देखना कि मेरे पास क्या है जिसके बुनियाद पे इस किस्म की डील को मैं डील के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। और वो मौका अगर खो जाए, आप अपने हाथ से तमाम पत्ते आपके निकल जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये आप खेलें भले, लेकिन पत्ते तो पत्ते होते हैं, जो आपके हाथ आए आपने उन्हीं के साथ खेल खेलना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पत्ते जो आपके हाथ आते हैं, जो मिलते हैं, उसी से खेलना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बदल के दो, मुझे दूसरे पत्ते दो। ये पाकिस्तान का किसी भी निजाम का ही तरीका है। तो अब हो गया, मिल गया। अब जरूरत क्या थी? सियासत को बचाना है। मुझे तो आज भी सियासत को बचाने का कोई रास्ता, यानी पीटीआई की सियासत को, पीटीआई अपनी सियासत को बचाने के लिए, या इमरान खान साहब सियासत को बचाने के लिए क्या समझते हैं? क्या वो यही समझते हैं कि उनको बाहर आके सियासत को लीड करना पड़ेगा? अगर उस किस्म की लीडरशिप चाहते हैं सियासत की, जो कि फिक्री नहीं है बल्कि एक्शन ओरिएंटेड है, एहतजाज और इंतशार के गिर्द घूमती है, तो फिर हम और नुकसान मुल्क का कर देंगे। शहजाद साहब, कतर इस्लामी की माजरत में आपकी इसी बात को आप थोड़ा शार्प मुझे इसमें जवाब दें। हसन निसार ने माजी के हवाले दिया, आपने ढील में डील की बात कर दी, जो कि कंफर्म कर रही है हमारी माजी और हमारी सियासत का है। आपने आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहा। क्या इमरान खान अपनी सियासत को उस आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के जरिए रिकवर कर पाएंगे, उससे कुछ हासिल कर पाएंगे? मुझे आप इमरान फोकस बताएं। जी, मेरा ख्याल है इमरान खान का जो अपना तरीका है उसमें तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके जो एडवाइजर्स हैं, उसको एडवाइज करने वाले, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। हो क्या गया है पिछले 3 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर, हुआ ये है कि उसका जो सियासी असासा है, उसके बहुत सारे लोग दावेदार बन गए कि ये अंदर ही रहे, ये जो असासा है हमारे हाथ लग जाए, या इस असासे को इस्तेमाल करते हुए हमारी शख्सियत के अंदर कोई हम उससे फायदा उठाकर हासिल कर सके, जाती सियासी फायदे के लिए। तो लोग भूल गए कि सियासत क्या है पीटीआई की। लोग भूल गए कि सियासी जो हमारे इनको लीडर को अंदर छोड़ना है, उसको बाहर कैसे निकालना है, किस तरह ढील को डील बनाना है, वो चीजें उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। इनको सिर्फ अपनी पड़ी रही। मेरा अपना ख्याल यह है कि ये दोनों चीजें मिलके, एक उसकी अपनी शख्सियत और उसका वो पहलू जो कि वो समझ नहीं पाते, और ये पहले भी उनके अंदर मसला है कि वो बहुत ज्यादा एज्यूम कर जाते हैं। होता है ना वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं जो कह दूंगा वही हो जाएगा। तो वो पहचान लेना कि भाई मेरी भी लिमिट है, मेरी सियासत की भी एक लिमिट है। मैं चाहे जो मर्जी गॉडेस ऑफ व्हाटएवर, गॉड ऑफ व्हाटएवर हूं, मेरी भी लिमिट्स हैं। ठीक,
इसलिए इन लिमिट्स को ना पहचान के मेरे ख्याल में उसने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले लिमिट्स को पहचानना चाहिए अगर आप पाकिस्तान में सियासत को बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मुकदमात के फैसले करीब हैं। इमरान खान के अहम टेस्ट, जंग जीता हुआ हाइब्रिड निज़ाम, इमरान खान कोई लचक नहीं दिखा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान किसी सख्त सजा, गिरफ्तारी, नाअहली को कुर्बानी के बयानिए में बदलने की तैयारी कर रहे हों? दरअसल उस एंड पर सोच इस वक्त क्या है? आयशा, पहले तो आज दोबारा से गुफ्तगू हुई जरदारी साहब की ईंट से ईंट बजाने के बारे में, तो मैं फिर दोहराऊंगा। देखिए, ईंट से ईंट बजाने वाला दौर बहुत पहले गुजर गया और बड़ी मुद्दत से जरदारी साहब ने भट्टा लगाया हुआ है और वो कौमी यकजहती की ईंटें पका रहे हैं। इमरान खान का मसला ये है कि वो ईंट से ईंट बजाने के दौर से निकल ही नहीं रहे। उधर से निकलेंगे, कोई ईंटें बजाना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, भट्टा लगाएंगे तो मसला हल होगा ना। अलीमा साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की है जी, मुझे तो लगता है उस गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात वाला जो मामला था, जो सुलहजुई वाला मामला था, वो दूर हो गया। मुझे तो उनकी गुफ्तगू में एक फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, एक संजीदगी की कमी नजर आई है। और अलीमा साहिबा यकीनी तौर पर सियासतदान नहीं है और मुझे लगता है कि वो जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट इनकी सियासत में हो रही है, उसकी वजह से पीटीआई के अंदर जो संजीदा सियासतदान हैं, जो सियासत को समझते हैं, उनकी स्पेस कम हो रही है। अब देखिए, इस गुफ्तगू का कंटेक्स्ट क्या है। जब ये मामला चल रहा था, हमारी भारत से जंग चल रही थी, तो कुछ हमारे बड़े सीनियर कोलीग्स ने, बहुत काबिल एहतराम कोलीग्स ने अपने प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान को ब्रीफ किया गया जेल में जाके, जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाता है, उसके बदले में उनके साथ कुछ वादे किए गए। अब वो मामला जो है वो लगता है वो चिड़िया जो है वो पता नहीं कहाँ से चोंच में दाना लाई थी कि उसका कोई सर पैर नहीं था। तो अब इमरान खान ने ये कहा कि ना मेरे पास कोई आया, ना मेरे साथ कोई बात हुई, लेकिन आओ और मेरे साथ बात करो, बरह रास्त आके मेरे साथ बात करो, मैं बात करने को तैयार हूं। अब वही बात अब अलीमा साहिबा ने दोहराई, लेकिन फिर साथ को शराइत दोहराई। पहले ही उन्होंने कहा कि बरह रास्त बात होगी। क्या मतलब? इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, सियासी जमातों से बात नहीं होगी, हुकूमत से बात नहीं होगी। दूसरा उन्होंने क्या कहा? ओपन बात होगी, यानी अपने कार्ड्स यहां पे रखो। यही वो कह रही थी ना, जब कह रही थी कि बताओ तुम्हें इमरान खान से क्या मसला है, इमरान खान से क्या चाहिए, गिव एंड टेक क्या चाहिए, कि कार्ड मुज़ाकरात के लिए पहले रख दो। किधर होता है ये मुज़ाकरात? मतलब कहा है कि आप बताएं वो क्या छोड़े तो आप रिहा करेंगे। जी, देखिए, अब ये वो बात है, ये तो सबको पता है कि किसको क्या चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी बात है? इमरान खान सिर्फ पीटीआई के बानी नहीं है, इमरान खान मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के भी बानी हैं। पीटीआई को हर सुबह को अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जिस सिस्टम में हमारा रगड़ा निकल रहा है, हम इसके बानी और मुजिद हैं। अब इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि उनकी सुलह सिर्फ एक आदमी से नहीं होगी, उनकी सुलह सिर्फ एक इदारे से नहीं होगी, उन्हें अपने इजाद किए हुए सिस्टम के साथ सुलह करनी होगी और इस सिस्टम को कबूल करना होगा। और इस वक्त इस सिस्टम का जो सिविलियन चेहरा है वो पीटीआई और इमरान खान नहीं है, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, और उन्हें उनके साथ भी सुलह करनी होगी। बल्कि उन्हें यह कहा जा रहा है कि गुफ्तगू जो है वो इस सिस्टम के सिविलियन फेस से होगी। ये उनका जिम्मा है कि आप बात करें, आपको उनसे बात करनी होगी। और आपको मालूम ही है कि जब बात होती है तो फिर इस तरीके से नहीं हुआ करती, ये बड़ी धीमी आंच पे हांडी चढ़ती है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देखें, पीएमएलएन को ही देख लें कि वो वोट को इज्जत दे रहे थे और भूल गए वोट को इज्जत देते वो भी कर रहे थे। ठीक है, और ये भी अंदाजा होना चाहिए, और आपने बताया कि सिस्टम को उन पर एतमाद की बिल्कुल दुरुस्त हो गया। आपने कि बात सिविलियन चेहरे से करनी पड़ेगी, मगर आज फिर वही दोहराया गया है कि लेन देन आमने सामने बैठ के करें और बराह रास्त करें, यानी कि सिविलियन चेहरा वो भी नहीं चाहते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे चीन की अफगानिस्तान में CPEC के साथ तौसी, क्या अफगानिस्तान बदलने का सोच रहा है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने हालिया दौरा चीन में चीनी वजीर खारजा वांग ई और अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन ने सीपेक को अफगानिस्तान तक तोसी देने की हिमायत की है। ये खुशाइन अलामत है कि अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी की बात सुन रहे हैं और वो इस वजूदी खतरे को तस्लीम करने का इंदिया दे रहे हैं जिसका सामना उन्हें अफगानिस्तान में छुपे गैर रियासती अनासर से है। ये न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खिते के लिए भी एक अच्छा शगुन है। इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा क्योंकि वो बराह रास्त इन सरहद पार हमलों का शिकार है जो अफगानिस्तान से किए जाते हैं। इस इत्तेफाक़ी राय तक पहुंचने के लिए काफ़ी सिफारती मेहनत की गई है। पाकिस्तान ने अंत तक कोशिश की है कि तालिबान की क़यादत को ये बावर करवाया जा सके कि माजी में दी गई हिमायत के बदले असलहा बरदार अनासिर को पनाह देना तबाहकुन होगा। और अब इत्तलात यह है कि गैर रियासती अनासिर दबाव महसूस कर रहे हैं। हालिया सहफ़रीक़ी मुकालमा न सिर्फ तालिबान को वो बैनुल-अक़वामी कबूलियत दिलाने में मददगार साबित हुआ जिसकी वो तलाश में थे, बल्कि राबते और हम आहंगी के वसी तर मंजरनामे को समझने का मौका भी फराहम किया। अब वक्त आ गया है कि अफगान तालिबान सिर्फ बातों पर ना रहें बल्कि अमली इक़दाम करें और दहशतगर्दी के इस नेटवर्क का मुकम्मल तौर पर खात्मा करें। गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को मुल्क बदर किया जाए और कलदम TTP की क़यादत को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। काबुल से उठने वाली ये ताज़ा हवा क्या हर सतह पर तरक्की और तब्दीली ला पाएगी? हमारा पैनल इस पर क्या राय रखता है? सवाल इस तरह से। सीपेक की अफगानिस्तान तक तोसी, क्या अफगान तालिबान अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे? शहजाद साहब, अफगानिस्तान मादनियात से माला माल है, 46 साल से खाना जंगी की सूरत हाल है, दहशतगर्दी का शिकार है। चीन आगे बढ़ रहा है, वसाइल से इस्तिफादा उठाएगा। मगरबी साम्राज्य के वक्त चीन हमेशा इन्वेस्टमेंट पर फोकस रखता है। क्या चीनी सरमायाकार अफगानों की किस्मत बदल पाएंगे या सोचेंगे कि बंदूक रखकर सोच और तामीर के साथ आगे बढ़ना है? इसका जवाब बहुत सादा ये है कि क्या अफगान अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसकी एक जो सबसे पहला बिगनिंग पॉइंट है वो ये है कि क्या अफगान रियासत एक नेशन स्टेट के तौर पे, एक रियासत के तौर पे उन तमाम पैमाने जो हैं उन पे पूरा उतरती है या नहीं। क्या इसके बॉर्डर्स सिक्योर हैं या नहीं। क्या इसके अंदर वो गवर्नेंस का जो निज़ाम जो कि आजकल की 21वीं सदी की रियासत के अंदर होना चाहिए वो किसी शक्ल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सियासत की जो फिक्र है इसमें कोई शक नहीं कि भले आप किसी भी अपना एक मजहबी रुझान भी रखते हैं, लेकिन ईरान के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ईरान और इसके अंदर कितना फर्क है मजहबी होने के बावजूद, एक थियोक्रेटिक रियासत होने के बावजूद। प्रॉब्लम यह है कि ये थियोक्रेटिक भी नहीं है, ये मजहबी भी नहीं है। इसलिए इन्होंने जो निज़ाम क्रिएट करना था अपने लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए, फिर देखिए इनकी परवरिश कैसे है। इनकी परवरिश है भत्तेखोरी के ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो से भी भत्ता लिया उनके ट्रक गुजारने में। जब इनकी जंग जारी थी इनके इलाकों से, जब नेटो के ट्रक पाकिस्तान से इनके इलाकों से गुजरते थे, ये उससे भी भत्ता लेते थे। हालांकि उधर जाके फिर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होता था जो उसके अंदर सामान जा रहा था। तो ये वो उस तरह की लीडरशिप है, उस तरह के लोग हैं। क्या तारीख के अंदर जिस किस्म का इनका रहा, इनके मुख्तलिफ जावियों पे तल्लुकात है, किसी के साथ ट्रेड है और फिर जाती मसले मसाइल, जाती तल्लुकात। मिसाल के तौर पर अगर कॉटन कहीं बिक रही है ताजिकिस्तान में या वहां से आ रही है तो वो अकेलादा चीज है। चीन से कोयला और रेयर अर्थ मेटल जाने हैं वो एक अलग चीज है। ईरान के साथ किसी और नौयत के तल्लुकात है। पाकिस्तान से दुश्मनी है तो चले जा रही है, दहाइयों के ऊपर मुहित है। तो इसलिए इस रियासत का कोई होता है ना जो फिक्र और कोई रास्ता, कोई तयन किया जा सके कि उसके साथ किसी स्टेबल रिलेशनशिप की तवक्को की जाए, वो बदकिस्मती से नहीं होती। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये वो लोग हैं जो पैसा जहां से भी मिलेगा लेंगे। भारत से मिलेगा उससे भी लेंगे और वो पाकिस्तान के बोक्स में लेंगे, जरूर लेंगे। अमेरिका देगा रेयर अर्थ मेटल्स के लिए कि अच्छा चीन को उधर कर दो, हमें ये दे दो, दे देंगे। चीन अमेरिका के जाने के बाद $3 अरब 2 साल का यानी $1.5 अरब तकरीबन सालाना अमेरिका से भी इनको मिलता है। तो मुझे बताइए कि इस रियासत का हम क्या शक्ल अपने दिमाग में है। तो बात बहुत अच्छी और यही एक तरीका था कि इनको किसी तरीके से बीच में मेन स्ट्रीम किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इनका मिजाज है, जो इनका तरीका है, जो इनकी तारीख है कि वो इनको एक रियासत तौर पर बदलने में कोई मददगार होगी। मुझे लगता है कि मामलात ये अपने ही फायदे के लिए हर एक के साथ कहीं ना कहीं पे इंटेंगल रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मामलात जो 76 साल वाले हैं 78 साल वाले वैसे ही रहेंगे। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या अफगान तालिबान, क्योंकि इस वक्त वो रन कर रहे हैं, अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली का सोच के फायदा उठाएंगे या ग्रुप्स की सूरत में अपने मफादात को देखते हुए जहां से मिलेगा बस उसी वसूलने में रहेंगे? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि शहजाद साहब
लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में? सर इस्लामाबाद में है। अच्छा, चूंकि लाहौर में होते तो मैं गुलदस्ता लेके जाता इनके पास। पिछले सवाल का जवाब, और इसमें तो इन्होंने कमाल कर दिया है। आता हूँ उस तरफ जी। पहली बात यह है कि ये अफगान अगर अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मली 49, 50, 50, 51 इस तरह होती है। फरमाया, ये इस्लाम के अलमबरदार बनते हैं, फरमाया इकरा यानी पढ़, कहीं नहीं लिखा कि ख़वातीन के लिए ये ममनू है। फिर फरमाया रब ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म दे, कहीं नहीं लिखा कि ये दुआ ख़वातीन के लिए नहीं है। फरमाया इल्म हासिल करो खा चीन तक जाना पड़े, कहीं जेंडर का कोई हवाला नहीं है। ये तो हो गया एक रुख। दूसरा रह गया सी पैक। तो यहां मैं शहजाद भाई से एग्री नहीं करता, इसका ताल्लुक है माल पानी से, रोकड़े से। और ये बात अफगान तारीखी तौर पे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी पूरी तारीख माल पानी की तारीख है, जिसकी तरफ बड़े खूबसूरत तफसीली इशारे शहजाद साहब ने दे दिए। इसीलिए मैं एक अदद गुलदस्ते पे, महंगे गुलदस्ते पे, मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि अगर ये लाहौर में हो। बस चले। माल पानी अफगान का ईमान है। जितने हमले सारे इस्लाम फैलाने आए थे। सही हो गया। तो अब यहाँ तक गुफ्तगू पहुंची कि फायदा ना उठा पाएंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कुछ पॉजिटिविटी अगली गुफ्तगू में सामने आएगी। ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, कुछ गुफ्तगू ब्रेक से पहले हुई। अफगान हुकूमत का सबसे बड़ा सियासी मसला है मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं मौजूद है, जत्थों का राज है, हक़ानी नेटवर्क हो, कंधारी ग्रुप हो, तालिबान मौजूद हैं। यहाँ पे ग्रुपों के आपस के इख्तिलाफात भी हैं। भारत ये समझता है कि अफगान तालिबान ने हिमायत की है, मगर हुकूमत से ज़्यादा एक ग्रुप की हिमायत है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो गैर मुनज़्ज़म हुकूमत है, जत्थों की सूरत हाल है वहाँ पर, ये गैर मुल्की सरमायाकारी से फ़ायदा उठा पाएगी? इसको कोई अपॉर्चुनिटी समझेंगे अपने लिए? यही वो सवाल है जो अफगानों को अपने आप से पूछना चाहिए, और हमें उनको कहना चाहिए कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। देखिए, शहजाद साहब ने जो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, मैं इसको जरा एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अपने दोस्त जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, जो बैनुल अक़वामी रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, तो उससे एक बात पे बड़ी गुफ्तगू होती है कि क्या तालिबान रेशनल एक्टर्स हैं, और बल्कि मैं इस बात को और भी खोलता हूँ कि क्या अफगानिस्तान की रियासत रेशनल एक्टर है। अब रेशनल एक्टर क्या होती है? देखिए, एक बुनियादी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कि रियासत हो या फैसला साज हो, वो अपने हदफ पर चलते हैं, वो फ़ायदा नुकसान का हिसाब लगाते हैं, और उनका कोई लाए अमल होता है। अब अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ आप राब्ता देखें, 1947 से लेकर 1989 तक नस्ल परस्ती ने अफगानिस्तान की मत मारी हुई थी। ये वो दौर है जो दाऊद का दौर है। हदफ क्या था कि अहमद शाह अब्दाली की जो एम्पायर थी वो वापस चाहिए। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ 40 साल हमने हुकूमत की थी। भाई, मंगोलों ने तुम पर 200 साल हुकूमत की थी, पहले तो मंगोलों को तुम हवाले करो अपने आप को। यूनानियों ने तुम पर 200 साल हुकूमत की थी, फिर यूनानियों का हक बनेगा। और दिल्ली वालों ने दिल्ली से तुम पर 450 साल हुकूमत की गई थी, फिर उनका हक बनेगा। फिर तुम इधर आ जाना कि ये 40 साल हुकूमत की थी, ले लो। अच्छा, बलूचिस्तान भी चाहिए। बलूचिस्तान आज भी बलूचिस्तान चाहिए। बलूचिस्तान क्यों चाहिए? कि मीर अफकलात ने खान अफकलात में 11 साल सिर्फ भत्ता दिया था, कभी कब्जा नहीं रहा। 11 साल उसने अहमद शाह अब्दाली को भत्ता दिया था, उसके बाद जंग हुई, उसके बाद उसने भत्ता देना भी बंद कर दिया। क्योंकि बलूचिस्तान ने 11 साल भत्ता दिया था, वो भी पाकिस्तान हमें दे दे। ये अकल के मारों ने इतने अरसे में ताल्लुकात खराब किए, जंगें की, पाकिस्तान पर हमले किए, पख्तूनिस्तान का किया, बेड़ा गर्क सबसे ज्यादा अपना किया। उसके बाद का दौर क्या है? वार लॉर्डिज्म का दौर। अब वार लॉर्ड्स में क्या होता है? खेल वही होती है जो मेरे कोलीग्स ने बताया कि एक वार लॉर्ड एक साइड से मिल जाता है, उससे भत्ता लेता है, दूसरा वार लॉर्ड दूसरी साइड से मिल जाता है, उसका भत्ता लेता है, और कोई ना कोई वार लॉर्ड ही हुकूमत में होता है।
अब जो इनका सो कॉल्ड जमहूरी दौर है, अमरीकी जो कब्जे का दौर है, उसमें क्या था कि शुमाली इत्तेहाद के जो वारलॉर्ड थे, जो पहले पाकिस्तान से भत्ता लेते थे, वो नाराज हो गए कि अब तुम हमें भत्ता नहीं दे रहे, दूसरे को ले रहे हो, तो वो भारत के साथ मिलकर उनसे भत्ता लेना शुरू कर दिया। तो चलो ले लो भत्ता, अपने मुल्क का कबाड़ा तो ना करो ना। भारत पाकिस्तान की जंग में कूद के पाकिस्तान को एनसर्कल करके पाकिस्तान को मजबूर तो ना करो ना कि फिर पाकिस्तान किसी और की मदद करे। ये वो चीज है जो उन्हें देखनी है। अफगानिस्तान का बेहतरीन मफाद पाकिस्तान से दोस्ती में है। दुरुस्त। उसकी 70% एक्सपोर्ट्स यहाँ आती हैं। उसका ऐसा रास्ता है जो बंद हो जाए तो उसकी सांस बंद हो जाती है। ठीक हो गया। उसके यहाँ से रिश्ते हैं, लेकिन ये भत्तागिरी से अगर निकलेंगे अपने कौमी मफाद को देखेंगे, हमारे मफाद को नहीं, अपने कौमी मफाद को देखेंगे तो इस पूरे रीजन का फायदा है, दुरुस्त, और अफगानिस्तान का भी। इफ्तिखार साहब, ये जो गैर मुनज़्ज़म निज़ाम है अफगानिस्तान में, अगर अब जिसे कहा कि भत्ता लेना बंद करें, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के जरिए ही आप खुद इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपने आप को बिल्ड करने की तरफ और तामीर की तरफ नहीं ले जा सकते? उनको मौका दिया जा रहा है। ये जो मीटिंग हुई चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, एक मौका है, इसका फ़ायदा उठा लें तो अच्छा है। और हमने उन पे वाज़े कर दिए है कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये आपका काम है। दोहा में जो मुज़ाकरात हुए कि ये आप ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने वादा तो किया है, लेकिन ये भत्ताखोरी की आदत है जो बहुत पुरानी है और जिसकी तारीख़ के बारे में ज़ैगम ने बहुत तफसील से आगाह किया और मैंने नोट भी किया है कि ये तो जो बलूचिस्तान के कल्लात के बादशाह से उनसे भी भत्ता लेते रहे हैं, तो बड़े माहिर हैं कि अपनी टेरिटरी से बाहर जाके भी भत्ता लेने के आदी हैं। इनको भत्ताखोरी ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर हमारी सरहदों की वायलेशन हुई तो हम आपकी सरहदों में घुस के अपने दुश्मनों को मारेंगे, फिर चीखो पुकार न कीजिएगा। और एक बहुत बड़ी जो तब्दीली और आ गई है वो है कि पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जो हमायत दे दी है, उससे इस खिते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। अफगानिस्तान वालों को समझ लेना चाहिए, अब मजाक नहीं है कि भत्ता ले ले के हमें तंग करो। इनफ इज़ इनफ, प्लीज़ बिहेव लाइक ए गुड चाइल्ड। तुम्हारी कानों में से सोना भी ले रहा है चाइना, तांबा भी ले रहा है, तुम कारोबार भी करना चाहती हो, तुम कॉटन भी उगा रहे हो, तो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो। शायद तुम्हारे गरीबों की किस्मत बदल जाए जो देहातों में रहते हैं, जिनको तुमने हर चीज़ से महरूम रखा हुआ है। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे, अफगान तालिबान है या फिर ग्रुप्स मौजूद हैं, ये उन्हें सोचना और फैसला करना है कि अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, उन्हें तरक्की और खुशहाली दिलाने के लिए उन्होंने फ़ायदा कैसे उठाना है इस मिलने वाले मौके से। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।